हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। उज्ज्वल आईएएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अनूप मिश्रा। पिछली लेक्चर हम सब पढ़ चुके थे, पृथ्वी की संरचना के बारे में पढ़ रहे थे। और पृथ्वी की संरचना हम पढ़ाए थे, जो पृथ्वी की जो संरचना हमने पढ़ाया था, हमने कहा पृथ्वी की संरचना हम दो तरीके से पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना, और एक पढ़ते हैं पृथ्वी की बाह्य संरचना। जिसमें हम आंतरिक संरचना पर अध्ययन कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी की बाह्य संरचना में। और पृथ्वी की बाह्य संरचना में आते हैं हमारे वायुमंडल, आते हैं स्थल मंडल, आ जाते हैं जल मंडल, आ जाते हैं। ये सब पृथ्वी की बाह्य संरचना के अंतर्गत आते हैं। फिलहाल पहले हम चर्चा करते हैं वायुमंडल के बारे में। अब वायुमंडल के बारे में चर्चा करते हैं, उसके बाद अब स्थल मंडल, जल मंडल, अब सब पृथ्वी के बाहरी ही चीज़ें हैं, इन्हीं के बारे में सब अध्ययन करना है। फिलहाल हम आज चर्चा करेंगे पृथ्वी की वायुमंडल में। अब देखा जाए जो पृथ्वी की संरचना में, मान लीजिए कोई पृथ्वी है। अब वायुमंडल किसे कहते हैं? ये पृथ्वी है। और पृथ्वी की जो बाहरी संरचना है, यह देखा जाए पृथ्वी के चारों तरफ स्थित जो गैसीय आवरण है, पृथ्वी के जो चारों तरफ स्थित गैसीय आवरण होता है, इसी गैसीय आवरण को हम वायुमंडल कहते हैं। यानी परिभाषा क्या हुई? पृथ्वी के चारों तरफ स्थित गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं, जो चारों तरफ मौजूद होते हैं। देखा जाए पृथ्वी के चारों तरफ इन्हीं गैसीय आवरण को हम वायुमंडल कहते हैं। अब देखा जाए यदि हम चर्चा करें वायुमंडल के संगठन की, तो वायुमंडल के संगठन की जब हम चर्चा करते हैं, वायुमंडल की संगठन की चर्चा करते हैं, तो वायुमंडल का संगठन देखा जाए तो कई चीज़ों से मिलकर बना है, जिसमें मुख्यतः तीन चीज़ें होती हैं। उन तीन चीज़ों को यदि हम बारे में कहें, तो मान लीजिए ये कोई पृथ्वी है, और पृथ्वी के चारों तरफ स्थित जो गैसीय आवरण है, इसको हम वायुमंडल कहते हैं। अब इस वायुमंडल में देखा जाए, इस वायुमंडल में होती हैं तीन चीज़ें, केवल तीन चीज़ें होती हैं। एक होती हैं देखा जाए गैसें, और दूसरे होते हैं धूल कण, और तीसरे होते हैं जलवाष्प। यानी पहला गैसें, दूसरा धूल कण, तीसरा जलवाष्प। यही मुख्यतः तीन ही चीज़ें होती हैं वायुमंडल में। अब यदि हम गैसों की बात करें, तो गैसें देखा जाए मुख्यतः जो होते हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं भारी गैसें, और दूसरी होती हैं हल्की गैसें। जो भारी गैसें होती हैं, ये मुख्यतः देखा जाए कई प्रकार की होती हैं। जैसे एक होता है नाइट्रोजन, एक होता है देखा जाए ऑक्सीजन, एक होता है आर्गन, और एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड।
ये 4 गैसें जो हैं वो मुख्यतः भारी गैसें के अंतर्गत आते हैं। इनका प्रतिशत हम देखें तो लगभग देखा जाए नाइट्रोजन जो होता है 78% में होता है, ऑक्सीजन जो होता है वो लगभग 21% में होता है। 2 गैसें मिलकर ही देखा जाए तो 99% का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिसमें आर्गन देखा जाए इस वायुमंडल की भारी गैसों में 0.9% होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.03%। या देखा जाए कहीं 0.04 है तो वो भी सही ही होता है। दोनों ऑप्शन है तो 0.04 ज़्यादा सही है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे वायुमंडल में CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है देखा जाए तो 4 गैसें हो गई भारी गैसें। हल्की गैसें कई प्रकार की होती हैं, जिसमें एक होता है हमारा हाइड्रोजन, एक होता है हाइड्रोजन, हिंदी में ही लिख देते हैं। दूसरा होता है हीलियम, सारी अक्रिय गैसें अब आ जाएंगी हाइड्रोजन को छोड़कर, सब अक्रिय गैसें इसमें शामिल हैं। केवल एक गैस आर्गन वो भारी है और बाकी सारी अक्रिय गैसें हल्की गैसें होती, जैसे हीलियम हो गया, नियान हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जेनान हो गया। ये सब गैसें जो है हल्की गैसें होती हैं, जिसमें ये सारी गैसें अक्रिय गैसें हैं। अक्रिय गैसें को हम नोबल गैस भी कहते हैं देखा जाए तो ये अक्रिय गैसें हैं, किसी से क्रिया नहीं करती हैं। एक गैस देखा जाए अक्रिय गैस तो है लेकिन वो भारी है, तो ये गैस आर्गन जो है ये भी एक अक्रिय गैस है। लेकिन समस्त अक्रिय गैसों में भारी गैस कौन सी होती है? आर्गन। बाकी और सारी हल्की गैसें जो होती हैं वो अक्रिय गैसें होती हैं। हाइड्रोजन अक्रिय गैस नहीं है। यदि ये मुझे सबसे हल्की गैस कौन सी होती है तो सबसे हल्की गैस जो होती है वो सबसे हल्की गैस होती है हाइड्रोजन। और यदि बात किया जाए भारी गैस की तो सबसे भारी गैस जो होती है तो सबसे जो भारी गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन, सबसे भारी गैस कार्बन डाइऑक्साइड। एक गैस अक्रिय और है जो वायुमंडल में प्रायः नहीं पाई जाती, उस गैस का नाम है रेडान। ये वैसे तो वायुमंडल में नहीं पाई जाती, लेकिन जब भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं या भूकंप आते हैं तो इस गैस की उत्पत्ति होती है। यानी ये देखा जाए प्रायः कब उत्पन्न होती हैं? जब भूकंप आते हैं तब। तो ये भूकंप के दौरान उत्पन्न होने वाली गैस है देखा जाए तो। ये भी एक अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में प्रायः नहीं पाई जाती। अब देखा जाए बात करते हैं यदि हम धूल कणों की, तो धूल कण की भी बहुत महत्व है हमारे वायुमंडल में, क्योंकि जो भी चीज़ें हमें दिखती हैं, जैसे आसमान नीला दिखाई देता है तो आसमान नीला दिखाई देता भले है लेकिन नीला नहीं है, वो प्रकीर्णन के कारण होता है और धूल कणों के प्रकीर्णन के कारण होते हैं। तो उनके बारे में हम समझते हैं धूल कणों के बारे में। तक इसको हम जो है मिटा देते हैं इतना। यदि धूल कणों की बात करें तो धूल कण में प्रकीर्णन होते हैं। धूल कणों में जो होते हैं प्रकीर्णन होते हैं। प्रकीर्णन की बात करें, जैसे अब जब प्रकीर्णन हुए स्कैटरिंग होते हैं तो प्रकीर्णन के कारण हमें आसमान का रंग जो होता है वो नीला दिखाई देता है। तो आसमान का रंग जो नीला दिखाई देता है वो धूल कणों के प्रकीर्णन के कारण होता है। दूसरी बात, जो सुबह और शाम के समय, सुबह और शाम के समय जो होते हैं वो आसमान नीला नहीं दिखाई देते। आसमान या सूर्य के जो चारों तरफ क्षेत्र होता है वो लाल दिखाई देते हैं, लाल। तो ये भी किसके कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण। और धूल कणों, क्योंकि जब किरणें तिरछी पड़ती हैं तो लाल रंग प्रकाशित होता है, जब किरणें सीधा पड़ेंगी धूल कणों पर तो नीला रंग प्रकीर्णित होगा देखा जाए। दोपहर के समय सीधी किरणें पड़ती हैं तो नीला रंग प्रकीर्णित होता है, तो नीला दिखाई देता है। शाम के समय और सुबह के समय तिरछी किरणें पड़ती हैं, इसलिए हमें लाल का अनुभव होता है।
एक और महत्ता है धूल कणों की। धूल कणों के कारण क्या होते हैं, जो वर्षा की बूंदें होती हैं वो गोल होती हैं। देखा जाए धूल कणों के कारण वर्षा की बूंदों का निर्माण होता है। अब वर्षा की बूंदों का निर्माण किस रूप में करते हैं, तो धूल कण जो होते हैं वर्षा की बूंदों का निर्माण करते हैं आर्द्रताग्राही केंद्रक के रूप में। आर्द्रताग्राही केंद्रक होते हैं। ये आर्द्रताग्राही केंद्रक कौन होते हैं, देखा जाए मान लीजिए कोई बूंदें हैं, ये बूंदें तभी गोल होंगी, एक तो पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती हैं, लेकिन पृष्ठ तनाव किसके कारण उत्पन्न होता है, जब तक इसमें कोई केंद्रक की भूमिका नहीं निभाएगा या केंद्रक नहीं लगेगा तब तक इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता। और इसमें केंद्रक के रूप में जो काम करता है उसी को हम कहते हैं आर्द्रताग्राही केंद्रक। तो जो बूंदें होती हैं उन बूंदों के निर्माण में धूल कणों की भी भूमिका होती है, जिससे वर्षा की बूंदों का निर्माण होता है। दूसरी बात जलवाष्प की आती है। तो जलवाष्प हमारे वायुमंडल में समानतः पाया जाता है 1 से 4% तक कुल आयतन में देखा जाए तो जलवाष्प 1% कहाँ पाया जाएगा, 1% होगा ध्रुवों पर, दोनों ध्रुवों पर, त्रिध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। 4% कहाँ होगा, 4% होगा विषुवत रेखा पर, क्योंकि ध्रुवों पर तापमान कम होता है तो जो जलवाष्प होते हैं वो काफ़ी बर्फ के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो प्रायः 1 से लेकर 4% तक जलवाष्प की भूमिका होती है हमारे पूरे वायुमंडल के आयतन में देखा जाए। तो इसे हम मिटाते हैं। ये वायुमंडल का संगठन जो टॉपिक था, वायुमंडल का संगठन टॉपिक खत्म हो गया। किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं है। अब दूसरी बात हम करते हैं, वायुमंडल का संगठन की चर्चा तो हो गई, वायुमंडल संगठन। अब वायुमंडल की संरचना की चर्चा करते हैं कि वायुमंडल की संरचना कैसे, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। अब यदि हम वायुमंडल की संरचना की बात करें तो हमने पहले ही बताया कि ये मान लीजिए पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों तरफ स्थित जो आवरण है उसी आवरण को हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। अब यदि हम पृथ्वी के चारों तरफ स्थित गैसीय आवरण में जो वायुमंडल है इसका हम एक पीस काट के और यदि हम देखें कि कैसे कैसे इसकी संरचना है तो देखते हैं आगे कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हैं। तो यदि हम बनाएं तो ये मान लीजिए एक हम वायुमंडल की संरचना बनाते हैं। थोड़ा सा ये मान लीजिए यही एक वायुमंडल है और वायुमंडल का इतना पीस हम काट रहे हैं इधर ऐसे, इतने बड़े में हम देख रहे हैं क्या क्या चीज़ें वायुमंडल में हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं। अब वायुमंडल की यदि हम देखें सही से तो मान लीजिए ये धरातल है और ये पूरा वायुमंडल है। वह परत जो धरातल से जुड़ी हुई होती है उस परत को हम क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। यानी क्षोभ मंडल कौन सी परत हुई, वह परत जो धरातल से जुड़ी नहीं, सबसे निचली परत जो होती है क्षोभ मंडल होती है। और जो परत क्षोभ मंडल से ऊपर पाई जाती है उस मंडल में एक परत और पाई जाती है और उस परत का नाम है ओजोन परत। और ये ओजोन परत जो है ये जिस मंडल में पाई जाती है उस मंडल का नाम है समताप मंडल। यानी ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में देखा जाए तो ये पूरा मंडल समताप मंडल होता है। समताप मंडल के ऊपर जो परत पाई जाती है उस परत का नाम है मध्य मंडल, मध्य मंडल कहते हैं। और मध्य मंडल के ऊपर जो परत पाई जाती है उस परत का नाम है आयन मंडल, इसे आयन मंडल कहते हैं। और वह परत जो सबसे वायुमंडल की सबसे ऊंची परत होती है उस परत का नाम है बाह्यमंडल या बहिर्मंडल कहते हैं इसे देखा जाए तो सबसे जो बाहरी परत होता है उसे बाह्यमंडल कहते हैं। ये बहिर्मंडल है, इसे अंग्रेजी में हम इग्जोस्फीयर कहते हैं। यदि अंग्रेजी में हम बताएं तो अंग्रेजी में इसे हम इग्जोस्फीयर कहते हैं, इग्जोस्फीयर।
स्फीयर, और इसे अंग्रेजी में आयनोस्फीयर कहते हैं, और इसे हम अंग्रेजी में मीसोस्फीयर कहते हैं, और इसे स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। और इसे ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। यानी वायुमंडल में देखा जाए तो 5 परतें पाई जाती हैं: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल देखा जाए। यही 5 परतें हैं और इन 5 परतों की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। जैसे पहली विशेषता तो हम समझते हैं कि जो भी मौसमी घटनाएं होती हैं, वो समस्त मौसमी घटनाएं जो होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं। यानी समस्त मौसमी घटनाएं, जो भी घटनाएं घटित होती हैं, वो सारी मौसमी घटनाएं जैसे कि वर्षा, तूफान, बादल गरजना, बरसात होना, समस्त मौसमी घटनाएं, बिजली चमकना, ये सब क्षोभ मंडल में ही होती हैं देखा जाए। इसलिए इस मंडल का एक और नाम है, इसे हम एक और नाम से जानते हैं, इसे हम परिवर्तन मंडल भी कहते हैं, क्योंकि मौसम चेंजिंग होते रहते हैं देखा जाए तो। एक बात ये आती है कि टेम्परेचर में किसमें क्या चेंजेज होते हैं। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, धरातल से ऊपर जो जाते हैं तो तापमान घटता है, और फिर जैसे देखा जाए कुछ सीमा तक तापमान बढ़ता है, फिर घटता है। तो इसमें यदि कोई लकीर हम इधर खींचेंगे तो समझ लो तापमान देखा जाए घट रहा है, और कोई लकीर हम इधर खींचेंगे तो समझ लो तापमान बढ़ रहा है। जैसे इधर हम खींचेंगे तो तापमान नीचे जा रहा है, घटेगा। इधर कोई लकीर समझ लो खींचेंगे तो समझ लो तापमान बढ़ रहा है। अब यहाँ हम देखते हैं, यदि हम बताएं जैसे जैसे हम देखा जाए धरातल से ऊपर जाते हैं तो तापमान की दर जो होती है वो घटती है। और कहाँ तक घटेगी? तो क्षोभ सीमा तक घटती है देखा जाए। ये क्षोभ सीमा क्या होते हैं? यदि हम क्षोभ सीमा की चर्चा करें तो जो लाइन क्षोभ मंडल समताप मंडल को अलग करती है उस क्षेत्र को हम कहते हैं ट्रोपोपाउज। ट्रोपोपाज कहते हैं, या हिंदी में कहते हैं इसे हम क्षोभ सीमा कहते हैं। इसी प्रकार जो समताप मंडल और मध्य मंडल को लाइन अलग करती है, इसे हम हिंदी में कहते हैं समताप सीमा या स्ट्रेटोपाज कहते हैं। और जो मध्य मंडल आयन मंडल को जो लाइन अलग करती है उसे हम मध्य सीमा कहते हैं। मध्य सीमा मतलब होता है मीसोपाज, अंग्रेजी में मीसोपाज कहते हैं। इसी प्रकार जो आयन मंडल और बहिर्मंडल को अलग करती है उस लाइन को कहते हैं हम आयन सीमा, या देखा जाए इसे अंग्रेजी में हम कहेंगे आयनोपाउज। तो आयन सीमा हो गया आयनोपाउज, और मध्य सीमा हो गया मीसोपाज, और समताप सीमा हो गया स्ट्रेटोपाज, और क्षोभ सीमा हो गया ट्रोपोपाज। ये सीमाओं को प्रदर्शित करते हैं देखा जाए तो। कहने का मतलब ये हुआ कि क्षोभ सीमा तक तापमान की जो दर है वो तापमान की दर घटती जाती है, फिर तापमान की दर ना घटती है ना बढ़ती है, लगभग समान रहती है, इसलिए इसका नाम पड़ गया समताप मंडल। फिर यहाँ से तापमान की दर घटती जाती है मध्य मंडल में, लेकिन मध्य मंडल से फिर तापमान बढ़ता है और अंत तक देखा जाए तो बढ़ता ही जाता है, सूर्य तक पहुँच जाएंगे तब तक। बात आती है काहे घटा, फिर समान रहा, फिर घटा, फिर बढ़ा, ये सारे कंडीशन क्यों होते हैं? तो देखते हैं जरा देखा जाए तो। यदि हम बताएं, पहले समझते हैं काहे तापमान घटा। तो जैसे जैसे हम धरातल से ऊपर जाते हैं तो आयतन बढ़ता है, हवाएं विरल होती हैं, एक कण दूसरे कण से दूर हटते हैं। जब आयतन बढ़ेगा, हवाएं विरल होंगी तो तापमान की दर में कमी आएगी। यदि देखा जाए 165 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होती, या दूसरे लाइन से समझें हम देखा जाए तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर के हिसाब से जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे क्षोभ सीमा तक तापमान की दर घटती जाएगी।
तो चाहे 165 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कहें, चाहे 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर के हिसाब से। तो तापमान की तो घटने की दर है, कैसे घटती, ये घटनाएं होती हैं, घटने की दर जो होती है क्षोभ सीमा तक। अब क्षोभ सीमा भी ऊंचाई पर है, समतापमंडल देखा जाए ये भी घटना चाहिए। एक बात और देखें तो ऊंचाई पहले देखते हैं, सबकी ऊंचाई लिख लेते हैं। जैसे यदि ऊंचाई की बात करें तो क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई होती है वो लगभग 16 किलोमीटर तक होती है। 18 भी कहीं होता है, कोई घबराने की बात नहीं। 16 किलोमीटर से लेकर देखा जाए 50 किलोमीटर तक जो ऊंचाई होती है वो समतापमंडल की होती है। और 50 से लेकर अब 80 किलोमीटर जो ऊंचाई होती है मध्यमंडल की होती है। और 80 से लेकर 400 किलोमीटर जो ऊंचाई होती है वो आयनमंडल की होती है। और 400 से लेकर 1000 किलोमीटर जो ऊंचाई होती है बहिर्मंडल की होती है। कहीं कहीं 10,000 किलोमीटर तक होता है, वो भी सही है, लेकिन ज़्यादा मानता है 1000 किलोमीटर तक। अब बात आती है तो ऊंचाई है, तो 16 किलोमीटर ऊंचाई तक या 18 किलोमीटर अधिकतम, कभी कभी हवाएं ऊपर तक पहुंच जाती हैं विषुवत रेखा पर, तो 18 किलोमीटर तक भी हो जाता है। तो यहाँ तक ऊंचाई जो है तापमान की दर घटती है क्षोभ सीमा तक। फिर इसके बाद तापमान क्यों रुक गया, देखा जाए घटा क्यों नहीं। तो यदि हम बताएं तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं समतापमंडल में, वैसे तापमान लगभग दर समान ही रहता है। अब यहाँ भी घटना चाहिए, तो यहाँ इसलिए नहीं घटता क्योंकि सूर्य से आती हैं परावैगनी किरणें। अब जो सूर्य से परावैगनी किरणें आती हैं, ये परावैगनी किरणें का अवशोषण यदि हम करें तो परावैगनी किरणों का जो अवशोषण होता है, ये परावैगनी किरणों का अवशोषण ओजोन परत करती है। जो यूवी रेज होते हैं उनका जो अवशोषण होता है ओजोन परत करती है और हमारे धरातल की सुरक्षा करती है। ये ओजोन परत जब अवशोषित कर लेती है तो इस मंडल की ऊष्मा में वृद्धि हो जाती है और जो तापमान घटना चाहिए वो रुक जाता है। इसलिए इस पूरे मंडल का देखा जाए जो तापमान है वो समान है और इसका नाम समतापमंडल। यदि यूवी रेज की बात करते हैं तो जो यूवी रेज होती हैं वो यूवी रेज देखा जाए तो मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। एक होती हैं यूवी ए और एक होती हैं यूवी बी और एक होती हैं यूवी एक होती हैं यूवी सी। जो यूवी ए तरंगदैर्घ्य होती है उसकी तरंगदैर्घ्य देखा जाए 315 से लेकर 400 माइक्रोन तक होती है, कहीं 320 रहता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। यूवी बी जो होती है उसकी तरंगदैर्घ्य होती है 280 से लेकर 315 माइक्रोन तक और जो यूवीसी होती है उसकी तरंगदैर्घ्य होती है 100 से लेकर 280 माइक्रोन तक। अब देखा जाए यूवी ए, यूवी बी, यूवीसी, इन तीनों तरंगदैर्घ्य में या तीनों अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य किसकी? तो सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य जो है यूवीए की, सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसकी है? यूवीसी की। अभी पिछले लेक्चर में हमने कहा था जिसकी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा उसकी तीव्रता कम होती है और जिसकी तरंगदैर्घ्य कम उसकी तीव्रता ज़्यादा होती है। तो सर्वाधिक नुकसानदायक इसमें जो होगी वो यूवीसी होगी क्योंकि इसकी तीव्रता अधिक होती है। तो सर्वाधिक नुकसानदायक जो होती है वो सर्वाधिक नुकसानदायक यूवी जो है वो यूवीसी है। लेकिन यूवीसी ओजोन परत द्वारा पूर्णतः अवशोषित कर ली जाती है, धरातल पर आती नहीं। धरातल पर आते हैं तो केवल ए और बी। अब बात आती है ए और बी में सर्वाधिक नुकसानदायक कौन होगी देखा जाए। अब जाहिर सी बात है यूवीसी हट गई तो अब दूसरी सर्वाधिक तीव्रता वाला तरंगदैर्घ्य कौन है? यूवीबी। तो धरातल पर पहुंचने की दृष्टि से, यानी धरातल पर पहुंचने की दृष्टि से देखा जाए यदि सर्वाधिक नुकसानदायक है कोई, धरातल पर पहुंचने की दृष्टि से देखा जाए तो सर्वाधिक नुकसानदायक कोई तरंगदैर्घ्य है तो सर्वाधिक नुकसानदायक यूवी बी है। यूवी बी धरातल पर पहुंचने की दृष्टि से सर्वाधिक नुकसानदायक। क्यों? क्योंकि यूवीसी है तो सर्वाधिक नुकसानदायक, लेकिन धरातल पर आती नहीं। तो धरातल पर आती कौन है? ए और बी। तो ए और बी में सर्वाधिक नुकसानदायक बी होगी। तो ये तो कहानी हुई यूवी ए की, यूवी बी की, यूवी सी की। अब देखते हैं ओजोन परत के कारण तो मान लो यहाँ का तापमान क्या हो गया? समान रहा, घटा नहीं।
अब फिर यहाँ पर क्यों घटता है, तो जाहिर सी बात है ऊपर जाने पर तापमान क्या होता है, कम। और सबसे कम तापमान जिस मंडल का होता है उस मंडल का नाम मध्य मंडल है। इस मंडल का तापमान सबसे कम होता है, इसलिए इसे एक और नाम से जानते हैं हम, इसे हम ठंडा मंडल भी कहते हैं, क्योंकि सबसे कम तापमान इसी मंडल का होता है। एक बात और, जो उल्का पिंड होते हैं वो उल्का पिंड जैसे मध्य मंडल में पहुँचते हैं वैसे जलने लगते हैं। अब जलते हैं तो यहाँ ठंडा मंडल है, काहे जलने लगते हैं, तो इस ठंडा मंडल के कारण नहीं जलते, जबकि यहाँ पर तापमान क्या होता है, कम होता है, लेकिन इसलिए जलते हैं क्योंकि घर्षण यहाँ से सघनता शुरू हो जाती, वायुमंडल सघन होना शुरू हो जाते हैं, तो जो घर्षण के कारण उल्का पिंड जलने लगते हैं। तो उल्का पिंड जो होते हैं वो जलना कहाँ से शुरू होते हैं, तो मध्य मंडल शुरू होते हैं। जलते जलते आएंगे, कभी कभी नष्ट हो जाते हैं, कभी कभी कहीं कहीं गिरते हैं, प्रायः वायुमंडल में ही नष्ट हो जाते हैं, गिरते नहीं प्रायः देखा जाए। अब देखते हैं यहाँ से 80 किलोमीटर के ऊपर से काहे तापमान बढ़ा, तो यहाँ से इसलिए तापमान बढ़ा क्योंकि यहाँ से कुछ सूर्य की नज़दीकियाँ ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जब ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो यहाँ से तापमान की वृद्धि होने लगती है। अब तापमान की वृद्धि होने लगी तो इस मंडल को एक और नाम से जानते हैं, थर्मोस्फीयर या तापमंडल भी कहते हैं। वैसे प्रायः दोनों से तापमंडल से आशय लिया जाता है, लेकिन ज़्यादा आशय आयनमंडल से ही होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ से तापमान की वृद्धि होती है और अंत तक होती ही रहती है देखा जाए। तो ये तो कंडीशन हुई कि कौन कौन से देखा जाए, तापमंडल क्या किसे कहते हैं, ठंडा मंडल किसे कहते हैं, परिवर्तन मंडल किसे कहते हैं। अब यहाँ भी तापमान ज़्यादा है देखा जाए, सभी मंडलों में सबसे अधिक तापमान बहिर्मंडल का होता है, सबसे अधिक तापमान बहिर्मंडल का होता है, आयतन ज़्यादा है, इसलिए इसे एक और नाम से जानते हैं, इसे हम आयतन मंडल भी कहते हैं। अब एक बात और देखा जाए, यदि हम बात करें तो इसी मध्य मंडल में इसकी आयन मंडल की ऊंचाई देखा जाए, आयन मंडल की ऊंचाई देखते हैं तो कहीं कहीं हम पढ़ेंगे 640 किलोमीटर तक। तो 640 किलोमीटर की कहानी आखिर क्या है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। वास्तव में क्या होता है, जो भी रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है, तो रेडियो तरंगों का परावर्तन जो होता है वो किस मंडल में होता है, आयन मंडल में होता है। और आयन मंडल में रेडियो तरंगों का परावर्तन ये 3 रूपों में होता है, एक डी परतों में, एक ई परतों में और एक एफ परतों में। एफ परतों से होता है लघु तरंगों का परावर्तन और ई से होता है मध्यम तरंगों का परावर्तन और डी से होता है दीर्घ तरंगों का परावर्तन। जब इन परावर्तन को हम रूप देख लेते हैं तो इसकी ऊंचाई हम कहीं कहीं पढ़ते हैं 640 किलोमीटर तक। तो यही शायद देखा जाए कि ये प्रायः 640 किलोमीटर ऊंचाई तक होती है। अब देखा जाए तो डी या परतों को मिला ले जाए तो इसकी ऊंचाई हो जाती है 640 किलोमीटर तक। समस्त जो भी अंतरिक्ष स्टेशन होते हैं, अंतरिक्ष स्टेशन हम आयन मंडल में ही स्थापित करते हैं। कुछ सैटेलाइट भी स्थापित किए जाते हैं आयन मंडल में। सैटेलाइट को बहिर्मंडल में भी स्थापित करते हैं क्योंकि सैटेलाइट कई प्रकार के होते हैं। तो सैटेलाइट आयन मंडल में भी और बहिर्मंडल में भी दोनों जगह स्थापित होते हैं। अब देखा जाए यदि हम चर्चा करें तो जो बहिर्मंडल होते हैं और आयन मंडल होते हैं, इन बहिर्मंडल और आयन मंडल को एक और नाम से जानते हैं, इन्हें हम कहते हैं विषम मंडल कहते हैं। और मध्य मंडल, समताप मंडल और क्षोभ मंडल को इन्हें हम एक और नाम से जानते हैं, इन्हें हम सममंडल कहते हैं। अब इसे विषम मंडल क्यों कहते हैं, इसे सममंडल क्यों कहते हैं? इसे विषम मंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर देखा जाए, पहली बात तो ज़्यादा भारी गैसें पाई नहीं जाती, हल्की गैसें पाई जाती हैं। यहाँ पर जो गैसों का अनुपात है वो तो कम है ही, और अधिकतर अनुपात हल्की गैसों का है, तो उनका भी अनुपात समान नहीं होता। यहाँ पर यानी गैसों का जो अनुपात है वो आयनों का अनुपात समान नहीं होता, इसलिए देखा जाए इसे हम प्रायः विषम मंडल कहते हैं। यहाँ पर जो गैसों और आयनों का अनुपात होता है वो लगभग समान होता है, इसलिए इसे हम सममंडल कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो नाइट्रोजन 78 है तो 78 रहेगा, ऑक्सीजन 21 है तो 21 रहता है, यानी यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होता।
यद्यपि ये सब गैसें प्रायः क्षोभ मंडल में ही पाई जाती हैं, लेकिन जिन गैसों का अनुपात समताप और मध्य मंडल में है उन गैसों का अनुपात भी समान होता है, इसलिए इन तीनों मंडलों को हम सममंडल कहते हैं। इन विषम मंडल को देखा जाए हम ताप मंडल भी कहते हैं, देखा जाए, क्योंकि तापमान की दोनों में वृद्धि हो रही है देखा जाए प्रायः। तो अब एक बात और, हम हवाई जहाज़ को कहाँ उड़ाते हैं? तो हम हवाई जहाज़ जो एरोप्लेन होते हैं वो हम हवाई जहाज़ प्रायः उड़ाते हैं हम समताप मंडल। समताप मंडल में कहाँ उड़ाते हैं? ये तो उड़ते हैं यहीं से, क्षोभ मंडल से, आते भी यहीं हैं, लेकिन अधिकतम जो दूरी है वो समताप मंडल में तय करते हैं। क्यों? क्योंकि हम पहले ही कह चुके कि समस्त मौसमी घटनाएं जो होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं, और सैटेलाइट के माध्यम से, तरंगों के माध्यम से जो एरोप्लेन चलते हैं, ये वहाँ पर कोई रोड थोड़े बना रहता है, हवाई जहाज़ के माध्यम जो है तरंगों के माध्यम से चलते हैं। और कोई भी तरंगे जो मौसमी घटनाएं होती हैं, ये मौसमी घटनाएं तरंगों के कारण विचलित हो जाती हैं, इसलिए यहाँ उड़ाना कठिन होता है, यहाँ उड़ाना रिस्क होता है। विचलित हो गई, कनेक्शन टूट जाएगा तो हवाई जहाज़ चलाने वाले को पता ही नहीं चलेगा कहाँ चल रहे हैं। तो प्रायः देखा जाए हम अधिकतम दूरी समताप मंडल में तय करते हैं, क्योंकि यहाँ कोई मौसमी घटनाएं होती नहीं, इसलिए तरंगों में कोई विचलन करने का चांस नहीं होता। ये तो आते हैं फिर लौट के यहीं से जाते हैं, फिर यहीं से देखा जाए। प्रायः हम रॉकेट वगैरह, हेलीकॉप्टर वगैरह, ये प्रायः हम क्षोभ मंडल में ही उड़ाते हैं, क्योंकि रॉकेट तो उड़ाते हैं मौसमी परिघटनाओं को समझने के लिए, और हवाई हेलीकॉप्टर की बात है तो उसकी उतना ऊंचाई जाने की क्षमता ही नहीं होती, तो ये प्रायः यहीं रहते हैं। क्षोभ मंडल देखा जाए 16 किलोमीटर तक तो होता ही है, लेकिन ये 16 किलोमीटर तक हर जगह नहीं होता, ये ध्रुवों पर लगभग 8 किलोमीटर होते हैं, और विषुवत रेखा पर 16 किलोमीटर, कभी कभी 18 किलोमीटर तक भी हो जाते हैं। यही कारण है देखा जाए। एक बात और, तमाम ऐसी गैसें हैं जैसे CFC हुआ, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन हो यानी HCFC, फ्रियान हुआ, ये सब गैसें जो होती हैं ये हानिकारक गैसें ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती हैं। यही कारण है कि अंटार्कटिका यानी कि देखा जाए दक्षिणी ध्रुव में, अंटार्कटिका में ओजोन परत में छिद्र हो गया देखा जाए। अब यहाँ पर एक चीज़ और बात आती है कि कोई अंटार्कटिका पर कोई वहाँ कौन सी CFC रिलीज होती है, आर्कटिका पर कौन सी CFC रिलीज होती है, यहाँ पर कोई मानव थोड़े रहते हैं जो वहाँ से रिलीज करेंगे और ओजोन परत में नुकसान पहुँच जाएगा। तो सही बात, प्रायः जो मानव हैं अधिकतर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत हैं जो अधिकतर देश, ये देखा जाए यही ज़्यादा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो ज़्यादा AC रेफ्रिजरेटर यही यूज करते हैं, और CFC वगैरह यहीं से निकलती है। तो वास्तव में निकलती तो इसी क्षेत्र से, लेकिन इसका प्रभाव होता है दक्षिणी ध्रुव में। ये क्यों होता है? तो ये ध्रुवीय पर ध्रुवीय भंवर के कारण, या देखा जाए ऐसे, यहाँ से व्यापारिक हवाएं चलती हैं, ये कर्क रेखा मान लीजिए है, और ये मान लीजिए मकर रेखा है। कर्क मकर रेखा से विषुवत रेखा की तरफ जो हवाएं चलती हैं, इन हवाओं को व्यापारिक हवाएं कहते हैं। ये 5 अंश से इधर मुड़ जाती हैं, ये 5 अंश से उधर मुड़ जाती हैं। आगे के लेक्चर में पढ़ाएंगे वायुमंडल परिसंचरण, तो और क्लियर हो जाएगा। तो 5 अंश से इधर मुड़ जाती, 5 अंश अक्षांश इधर मुड़ जाती हैं। जब ये अपने बाएं मुड़ती हैं और इधर की अपने दाहिने मुड़ती हैं, तो यहाँ का जो भी प्रदूषण वगैरह है ये धीरे धीरे ध्रुवों पर पहुँच जाता है। इधर की हवाएं यहाँ इस उत्तरी ध्रुव पर पहुँचा देंगी, और इधर की हवाएं दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचा देंगी। अब यहाँ से यही हवाएं फिर वापस आती हैं, लेकिन अब यहाँ से जो प्रदूषण था वो मान लीजिए दक्षिणी ध्रुव में पहुँच गया। अब यहाँ का तापमान क्या है? कम। जैसे पहुँचा यहाँ प्रदूषण जम गया, यानी CFC मान लीजिए यहाँ पहुँच गई तो CFC जम जाएगी। अब CFC वही फिर देखा जाए आती है, वही CFC वहाँ रुकी है लेकिन हवाएं फिर आती हैं, लेकिन अब CFC को लेकर नहीं आती, यहीं छोड़ती जाती हैं। हम जानते हैं कि सूर्य उत्तरायण होते हैं, दक्षिणायण होते हैं। जब 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर होगा, तो जब मकर रेखा पर होगा, आगे लेक्चर में ये भी पृथ्वी गतियाँ पढ़ाएंगे, तो जब 22 दिसंबर को वहाँ पहुँचेगा तो 6 महीने दिन होंगे दक्षिणी ध्रुव में। जब 6 महीने दिन यहाँ होंगे तो यहाँ की जो बर्फ़ है, जो जमी हुई जलवाष्प में CFC वो पिघलेगी, और पिघलेगी तो अटैक सीधा करेगी ओजोन परत पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखा जाए क्षोभ मंडल की ऊंचाई भी क्या है? कम है। जब क्षोभ मंडल की ऊंचाई कम है तो समताप मंडल की भी कम होगी, और यहाँ पर अटैक करती। यही कारण है कि सर्वाधिक नुकसान जो हुआ है वो अंटार्कटिका यानी दक्षिणी ध्रुव पर हुआ। अब एक बात और मन में आती है कि इधर की हवाएं इधर भी जाती हैं उत्तरी ध्रुव पर, तो सही बात है यहाँ भी CFC ले जाती हैं, लेकिन उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में, दोनों ध्रुव में सर्वाधिक ठंडा स्थान
दक्षिणी ध्रुव है। यानी आर्कटिक और अंटार्कटिका में सर्वाधिक स्थान अंटार्कटिका है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है, देखा जाए ऐसे तो झुकी है, तो ये वाला भाग इधर होता है, तो प्रकाश सही से पड़ता नहीं। तो जब यहाँ पर तापमान उतना कम नहीं कि जितना को CFC को जमा दे, यहाँ हवाएं CFC को लेकर पहुँचती हैं और CFC को लेकर ही चली जाती हैं। तो जो वहाँ CFC रुक नहीं पाती तो उत्तरी ध्रुव में कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं, इसलिए ज़्यादा नुकसान जो पहुँचा है वो अंटार्कटिका नहीं दक्षिणी ध्रुव पर। तो यही सारी चीज़ें हैं। वायुमंडल की संरचना 5 वर्तों में बांटा गया है। एक बार उसी तरह से निगाह से देख लेते हैं। क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल और बहिर्मंडल। इन दोनों के बीच जो लाइनें अलग करती हैं उन्हें हम क्षोभ सीमा, समताप सीमा, मध्य सीमा और आयन सीमा कहते हैं। हमने कहा है जो क्षोभमंडल की ऊंचाई होती है वो धरातल से लेकर 16 किलोमीटर तक होती है, फिर 16 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक समतापमंडल में होते हैं। एक बात और देखा जाए, यहाँ पर जो ओजोन परत है, इस ओजोन परत की यदि हम बताएं, ओजोन परत की सर्वाधिक सघनता जो होती है, ये ओजोन परत की सर्वाधिक सघनता, वैसे तो ओजोन पूरे क्षेत्र में समतापमंडल में पाए जाते हैं, लेकिन सर्वाधिक सघनता जो होती है ये 20 से लेकर 35 किलोमीटर तक होती है। सर्वाधिक सघन, अधिकतर तो ध्रुवों पर मोटी पाई जाती है, विषुवत रेखा पर कम पाई जाती है। तो यही कारण है कि इनकी 20 से 35 किलोमीटर तक जो पट्टी होती है मोटी, ये एक ही मंडल में होती है और उस मंडल का नाम है समताप मंडल। उस मंडल का नाम है समताप मंडल। देखा जाए फिर समताप मंडल कहानी हो गई। फिर यहाँ से तापमान क्यों घटा, समान रहा, समझ ही गए हैं। मध्य मंडल को ठंडा मंडल क्यों कहते हैं, समझ ही गए हैं। फिर आयन मंडल रेडियो तरंगों का परावर्तन 3 रूपों में होता है, D, E, F, इसलिए इसकी ऊंचाई 640 किलोमीटर तक हो जाती है। यहाँ से तापमान की वृद्धि होती है, इसलिए इसे तापमंडल भी कहते हैं। सबसे बाहरी मंडल आयतन मंडल होता है, बहिर्मंडल होता है, वहाँ भी सैटेलाइट स्थापित करते हैं। मध्यमंडल और क्षोभमंडल और समतापमंडल को हम सममंडल कहते हैं, क्योंकि गैसों का अनुपात लगभग समान होता है। और आयन मंडल और बहिर्मंडल को विषम मंडल कहते हैं, तापमंडल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आयनों और गैसों का अनुपात समान नहीं होता। यही सब कंडीशन है। आगे का लेक्चर आगे वीडियो में। धन्यवाद।